गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जुलाई 13, 2022। हम करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और फिर से आज आपके लिए कुछ टॉपिक लेके आया हूं। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो एक छोटी सी केस स्टडी आपको करवाऊंगा मैं। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में है, सोशल जस्टिस के बारे में है, किस तरह से हमारा जो डीजीसी है उसने एक पायलट को ट्रेनिंग देने से मना कर दिया, उसको लाइसेंस नहीं दिया बिकॉज वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इस इशू को थोड़ा सा डीप में जाके करेंगे। पहले भी इसको हम लोग कर चुके हैं तो थोड़ा सा रिपीटेड रहने वाला है। तो जीएस पेपर 2 से इसको हम लोग करेंगे। डीप इनटू स्पेस, हमारा जो टेलीस्कोप था जेम्स वेब वो चला गया है स्पेस के अंदर, उसने वहां से कुछ पिक्चर सेंड की हैं, उसके बारे में बात करेंगे। 2021 के अंदर इसको हम लोगों ने लॉन्च किया था, तो फाइनली इसने अपनी वर्किंग बेसिकली यहाँ पे शुरू कर दी है। नेशनल एम्बलम के बारे में बात करेंगे। काफी कंट्रोवर्सी चल रही है पार्लियामेंट के अंदर भी, बाहर मीडिया में भी, ट्विटर के ऊपर भी भैया बहुत हो हल्ला हो रहा है। क्या क्या पूरी कंट्रोवर्सी इसके बारे में बात करेंगे। यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि न्यूज में है लेकिन हमारा जो बेसिक जो हम लोग इकोनॉमी में करते हैं या जीएस पेपर 2 में भी करते हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन की अलग अलग जो रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, इंडेक्स होते हैं, उनके बारे में हमें एग्जाम में अच्छे से पढ़ता होना चाहिए। रेगुलरली एग्जाम में सवाल आते हैं वहां से। चाइल्ड लेबर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और जुडिशरी एंड जस्टिस, ये आज का एडिटोरियल सेक्शन है। मैं ये तो नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा खास एडिटोरियल है, क्योंकि इसमें जो चीजें बताई गई हैं वो पहले हम लोग कहीं ना कहीं डिस्कशन उसको कर लिया गया है, तो कोई ऐसा बहुत नया इंफॉर्मेशन नहीं है जो हमें दिया गया है। लेकिन एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हैं कि रिसेंटली जो चीजें हो रही हैं समाज में, सरकार जो है किस तरह से कुछ लोगों को जेल में डाल रही है, उनको बेल वगैरह नहीं दी जा रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। तो हमारे ऑलरेडी जो कॉन्सेप्ट हैं थोड़े से ब्रश अप हो जाएंगे। फिर एक एमसीक्यू मैंने डाले हैं यहाँ से, आज पॉलिटिक्स सेक्शन से डाले हैं, एक्चुअली एडिटोरियल से रिलेटेड ही हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा देख सकते हैं। कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हम लोग करने वाले हैं। एक बार फ्रंट पेज पे देख लेते हैं क्या है आज पूरा मामला। गोटाबया स्टक एज यूएस रिजेक्ट वीजा रिक्वेस्ट। तो ये भैया श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे जो भाग गए श्रीलंका से, क्योंकि उनके घर के ऊपर जो है लोगों ने कब्जा कर लिया। वहां पे किचन में मस्त खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनके स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, एकदम मजा लूट रहे हैं। तो लेकिन प्रेसिडेंट के बेचारे के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। एक्चुअली श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं वो श्रीलंका के और यूएसए के दोनों के ही सिटीजन हैं। तो यूएसए की सिटीजनशिप उनके पास थी, लेकिन श्रीलंका के अंदर ये कानून है अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है तो वो किसी और की सिटीजन नहीं हो सकता। तो ये प्रेसिडेंट बनने से पहले इन्होंने यूएसए की सिटीजनशिप को कैंसिल करवा दिया था, लेकिन फिर बुरे दिन स्टार्ट हो गए हैं। तो इन्होंने यूएसए वालों को बोला देखो भाई मैं तो तुम्हारा ही सिटीजन हूं, प्लीज मुझे ले लो, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो भैया आप हमारे सिटीजन थे, आपने खुद जो है कैंसिल करवाया था, तो अभी हम लोग आपको वीजा नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये पूरा एक बड़ा मामला है। वैसे भी वैसे और श्रीलंका के रिलेशन बहुत खास नहीं है, आपको पहले से पता ही है, क्योंकि ह्यूमन राइट जो वायलेशन हुआ था, वहां पे जो जेनोसाइड किया गया था रशिया श्रीलंका की आर्मी के द्वारा, जब तमिल वॉर वहां पे चल रहा था लिट्टे गारा के साथ, उस समय से तो कोई खास रिश्ते नहीं है। वैसे भी चाइना के बहुत क्लोज है श्रीलंका, तो उस वजह से भी रिश्ते बहुत खास नहीं है। तो ऐसा ही है, जब भैया जरूरत में तुम हमारे साथ नहीं थे तो हम तुम्हारे साथ क्यों होंगे, है ना। तो ये बड़ी बात है। एट अबाउट 7% रिटेल इन्फ्लेशन स्टे स्टबर्न। तो रिटेल इन्फ्लेशन मतलब होता है कंज्यूमर के, जो कंज्यूमर बेस्ड इन्फ्लेशन होता है जिसे हम लोग सीपीआई के द्वारा मेजर किया जाता है। एक हमारे पास डब्ल्यूपीआई होता है जिसे जो है मैन्युफैक्चरर के लिए इन्फ्लेशन माना जाता है, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जिसे होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि क्यों टॉपिक हम लोग करने वाले नहीं है ना, ये तो हम लोग पहले कर चुके हैं अच्छे से, कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है। इन दोनों में से हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है, सीपीआई होती है या डब्ल्यूपीआई होती है। ये बताने के बाद मुझे आप ये भी बताओगे कि कोर इन्फ्लेशन क्या होती है। ठीक है, तो दो छोटे छोटे टॉपिक आपको पूछ रहा हूं, क्योंकि पहले हम इसको मेरे ख्याल से 50 बार कर चुके हैं। सीपीआई डब्ल्यूपीआई क्या डिफरेंस होता है, कौन मेजर करता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको याद ये सवाल पूछ रहा हूं। ठीक है, हाँ ये वाला जो है हम लोग करने वाले थे आज का केस स्टडी। केस स्टडी इन द सेंस के एक तो आपको इसको इशू समझ में आ जाएगा थोड़ा सा क्या इशू है, दूसरा आप इस तरह के इशू को अपने मेंस में एग्जांपल देने के बहुत काम आते हैं। केस स्टडीज वगैरह के वहां पे मान लो कि ट्रांसजेंडर को लेकर कोई इशू आया, कोई आपके सवाल पूछा गया पेपर में, तो आप कम से कम इसको मेंशन कर सकते हो। तो पूरा मामला थोड़ा सा क्या है मैं आपको बता देता हूँ एक कॉन्टेक्स्ट देने के लिए। एक्चुअली ये जो पर्सन आपको नजर आ रहे हैं फोटो में, आप यहाँ पे देख सकते हो, इनका नाम है एडम हैरी। ठीक है, तो ये भैया इंडिया में आए थे पायलट बनने के लिए। अब बात ये है कि जब ये एडम पैदा हुए
तो इनका जो जेंडर असाइन किया गया था वो किया गया था फीमेल। ओके, समझो इस चीज को, इनको जेंडर फीमेल असाइन किया गया था, लेकिन हुआ ये कि ये अपने आप को मेन मतलब मैन समझते हैं, और इस समय ये एक्चुअली थेरेपी भी ले रहे हैं, हार्मोन थेरेपी, जिसमें जो है ये अपने जेंडर को चेंज करना चाहते हैं। तो ये मैन जो है बनना चाहते हैं। एक्चुअली ना तो ये फीमेल है ना मेल है, ऑफ कोर्स ट्रांसजेंडर है। तो बचपन में जब ये पैदा होंगे तो इनके पेरेंट्स ने सोचा होगा चलिए इसे फीमेल लिखवा देते हैं, है ना, पेपर वगैरह में। लेकिन अभी ये अपने आप को ज्यादा थोड़ा सा मैन वाली साइड में थोड़ा टिल्ट फील करते होंगे, तो इसलिए थेरेपी ले रहे होंगे। ये तो पूरा मामला है। अब बात यह है कि जब इन्होंने डीजीसी का फॉर्म भरा पायलट बनने के लिए, तो उसमें जो है ट्रांसजेंडर वाली कैटेगरी थी ही नहीं, या तो वहां पे मेल था या वहां पे फीमेल था। अब भैया ये परेशान है, क्या भरें? आइडेंटिटी तो इनकी मेल है, अपने आप को मेल समझते हैं, लेकिन जो इनको जेंडर असाइन किया गया था पैदा होते समय वो फीमेल किया गया था, और क्योंकि इनके सारे स्कूल डॉक्यूमेंट वगैरह में फीमेल था तो इन्होंने वहां पे फीमेल भर दिया। अब ये ट्रेनिंग लेना इन्होंने शुरू किया, उसके साथ साथ ये जो है हार्मोन थेरेपी भी ले रहे हैं मेल वाली। अब ये हमको समझना पड़ेगा, ये अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं एज अ मेल, इसलिए तो थेरेपी ले रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट में है फीमेल, और क्योंकि बिकॉज ये ट्रांसजेंडर है तो इनकी जो आइडेंटिटी है वो बीच में है अभी। और ये जो हार्मोन थेरेपी होती है वो लाइफ लॉन्ग चलती है। तो डीजीसी ने इनको कहा कि देखो भाई, या तो थेरेपी को बंद कर दो, ठीक है, या फिर आपका कैंसिल कर दिया जाता है। इन्होंने कहा कि देखो मैं अपनी आइडेंटिटी से जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, ठीक है, मैं थेरेपी ले रहा हूं, मैं लेता रहूंगा, मैं अपने आप को मेल फील करता हूं, मेरे पेरेंट्स ने या मेरे बचपन में स्कूल में एड्रेस में क्या लिखा गया दैट डजंट मैटर, तो मैं इसको नहीं रोकूंगा अपनी थेरेपी को, क्योंकि लाइफ लॉन्ग थेरेपी होती है। अगर साल 2 साल के बाद रुक जाती तो बात अलग होता। तो ये पूरे का पूरा मामला था। तो फाइनली जो है इनका नाम कट कर दिया गया, डीजी कट कर दिया गया, ठीक है। तो ये पूरा मामला चल रहा था, तो डीजी से काफी कंट्रोवर्सी में रहा, और द हिंदू ने ही इस न्यूज को कवर किया था, और किसी न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया भी नहीं था पहले। तो घूमते फिरते बात यहां तक चली गई कि जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, राइट, भैया वो डीजी से जवाब मांग रही है। जो हमारा यूनियन सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, वो डीजीसी को उन्होंने शो कॉज नोटिस भेज दिया है कि आप बताओ आप ऐसा कैसे कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन एंड द राइट्स एक्ट 2019 है, ये उसको पूरी तरह से वायलेट करता है। ये आर्टिकल 21 को वायलेट करता है, आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, इक्वालिटी की बात करते हैं। तो भैया बहुत सारी चीजें वायलेट हो रही है, फंडामेंटल राइट्स। तो अब देखते हैं इसके ऊपर क्या पूरा मामला रहेगा, डीजी से क्या जवाब भेजता है, मिनिस्ट्री क्या एक्शन लेती है। तो इस केस स्टडी को हम लोग आगे भी जो है देखते रहेंगे, इसमें पूरा मामले में बनता क्या है, ठीक है। तो एक हमारा केस स्टडी था, इसको थोड़ा आगे देखेंगे क्या रहेगा, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि हम लोगों ने अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर दिया है। 3 तारीख से क्लासेस हमारे स्टार्ट हो चुकी हैं, अभी इकोनॉमी की क्लासेस चल रही हैं। तो जो बच्चे अभी तक डाउट में थे एडमिशन लें कि ना लें, गाइडेंस लें कि नहीं लें, मेरे ख्याल से आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपकी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, आपको डेली क्विज मिलता है, आपके सेक्शनल टेस्ट भी होते हैं हर 15 दिन के बाद, आपको मेंटरशिप दी जाती है, वैल्यू एडेड मटेरियल मिलता है। भैया मतलब किसी चीज की कोई कमी आपको नहीं आने देगी, आपको ये मैं पर्सनल गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि इस पूरी प्रोसेस के साथ मैं पर्सनली इन्वॉल्व रहा हूं। ओके, ये आपने करना है, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, आप इस पे मैसेज वगैरह करके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ये फॉर्म भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी भर सकते हो। इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस पीडीएफ को डाउनलोड आप वहां से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करे बिना मत जाएं, डिसलाइक भी कर सकते हो, पसंद आए तो लाइक करना तो बनता ही था, तो हम लोग मेरे ख्याल से डिजर्व करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का पहला टॉपिक, मतलब दूसरा टॉपिक है वैसे तो, नासा टेलीस्कोप डाइव्स डीप इनटू यूनिवर्स। सैटेलाइट का नाम क्या है, इसका नाम क्या है टेलीस्कोप का? जेम्स वेब। ये हम लोगों ने पहले भी किया था लास्ट ईयर, जेम्स वेब। तो आज तक का दुनिया का भैया सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, और सस्ता नहीं है, बहुत ही महंगा है। कम से कम 9 से 10 बिलियन डॉलर लगा था इसके ऊपर, और 1 बिलियन 100 करोड़ का होता है, 100 करोड़ रुपए का होता है, समझ रहे हो, 100 करोड़। तो कि देखो भैया कितना पैसा लग गया इसके ऊपर, और इसको बनाने में भी 20 से ज्यादा साल लगे थे। ये आज से नहीं बन रहा था, 1998 के बाद से बनना शुरू हो गया था, और नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसीज, इनका ये जॉइंट वेंचर है, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इससे पहले हमारे पास जो लार्जेस्ट टेलीस्कोप था उसका नाम था हबल टेलीस्कोप, बहुत फेमस है, जो पूरा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, गैलेक्सीज के बीच में जो डिफरेंस बढ़ रहा है, वो सबसे पहले एक्चुअली
मिस्टर हबल ने ही बताया था। तो जो हबल टेलीस्कोप था वो अल्ट्रावायलेट रेस के बेसिस पे काम करता था, ओके। लेकिन जो जेम्स वेब है वो इंफ्रारेड बेसिस पे काम करता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको जो है पता होना चाहिए। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है वो हमारे स्पेस के अंदर डीप देख सकता है एज कंपेयर टू हबल। मतलब ये ज्यादा डिस्टेंस तक देख सकता है, इसका मतलब ये होता है। और क्लियरली भी देख सकता है, ज्यादा क्लियर पिक्चर जो है वो क्लिक कर सकता है, ओके। तो क्योंकि इंफ्रारेड रेज जो है वो काफी दूर तक जा सकती हैं कंपैरेटिवली। अब ये दोनों का ये बेनिफिट होगा कि देखिए जैसे हमारे पास बिग बैंग हुआ था, है ना, बिग बैंग 13.8 बिलियन ईयर्स अगो वी हैड बिग बैंग। तो बिग बैंग के 250 मिलियन ईयर्स तक ये जेम्स वेब टेलीस्कोप देख सकता है कि आफ्टर 250 मिलियन ईयर्स ऑफ बिग बैंग क्या हुआ था, क्योंकि उस समय इनिशियल स्टार्स बने थे, थोड़ी थोड़ी गैलेक्सीज बनना स्टार्ट हो गई थी, तो उनको देख सकता है। तो एक्चुअली इसने वहां से कुछ पिक्चर्स वगैरह भी सेंड करी हैं, कुछ गैलेक्सीज वगैरह की, ठीक है। वो नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कौन सी गैलेक्सी का पिक्चर सेंड किया वो सब करके। बात यह है कि ये दूर तक स्पेस के अंदर देखेगा तो देखेगा ही, उसके अलावा डार्क मैटर के लिए एविडेंस भी कलेक्ट करेगा। डार्क मैटर हम लोगों ने कल किया था, है ना, डार्क मैटर डार्क एनर्जी कल वाले टॉपिक में। उसके अलावा एक्सो प्लैनेट्स के बारे में भी सर्च कर सकता है। एक्सो प्लैनेट का आपको मतलब समझ में आ रहा है ना, जैसे एक तो हमारा सोलर सिस्टम होता है, तो सोलर सिस्टम के अंदर जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ इज ए प्लैनेट, तो जो सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट होते हैं उन्हें कहते हैं नॉर्मल प्लैनेट्स। लेकिन जो सोलर सिस्टम से बाहर प्लैनेट होते हैं उनको कहते हैं एक्सो प्लैनेट। क्या कहते हैं? एक्सो प्लैनेट, ठीक है। प्लैनेट क्या होते हैं? जिनकी अपना कोई भी सनलाइट मतलब सोर्सेज नहीं, एनर्जी सोर्सेज नहीं होते हैं, उन्हें हम लोग प्लैनेट्स बोलते हैं। स्टार्स के अंदर तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तो उनका तो खुद का लाइट सोर्स होता है, ठीक है। ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे दो, ये उनके आंसर रहे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फंक्शन परफॉर्म बाय आरबीआई। कई सारे बच्चों ने यहाँ पे बहुत सही आंसर दिए, कई बच्चों के आंसर यहाँ पे गलत भी हो गए। बताता चलता हूं कि इसका जो है ऑल ऑफ द अबव आता है। आरबीआई जो होता है वो गवर्नमेंट का बैंकर होने के साथ साथ बाकी दूसरे बैंकों का भी बैंकर होता है, राइट, क्योंकि उनके अकाउंट वहां पे ओपन होते हैं। बैंकों के जो करंट अकाउंट है वो वहां पे ओपन होते हैं। जैसे मेरा सेविंग अकाउंट है, मान लो एसबीआई के साथ है, तो ये है सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो जो लोग कंपनी वगैरह कराते हैं वो हमेशा करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो बैंकों का करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों आरबीआई के पास होते हैं, इसलिए आरबीआई इज द बैंकर ऑफ द बैंक्स आल्सो एंड आरबीआई इज द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट आल्सो, ठीक है। और इट्स अ बैंक ऑफ इशू, ऑफ कोर्स करेंसी वगैरह इशू करता है, सारा तो होता ही है। इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ द क्रेडिट, ऑफ कोर्स मनी सप्लाई की कंट्रोल करता है। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट यूज्ड बाय इन द मॉनेटरी पॉलिसी। तो कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट, बैंक रेट, ऑफ कोर्स ये तो यूज होता ही है। ब्लू चिप जो है वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होता है। तो जो ऐसे स्टॉक होते हैं किसी कंपनी के जो सबसे वैल्यूएबल होते हैं ब्लू चिप्स जो है स्टॉक्स बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रेस मिसिंग इन द रेप्लिका ऑफ द एम्बलम। तो आपको पता ही है हमारा नेशनल एम्बलम है ना, ये हमारा नेशनल एम्बलम है। और यहाँ पे देखिए ये अशोक चक्र भी है। तो इसके बारे में बेसिकली ये काफी कंट्रोवर्सी चल रही है कि पार्लियामेंट्री जो हमारी नई बिल्डिंग बनी है वहां पे जो नेशनल एम्बलम जो है मोदी जी ने अभी अनवील किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो लायंस हैं और जो अशोका वाले जो लायंस हैं, ये वाले लायंस जो हैं, इनके बीच में काफी डिफरेंस है। देखो सीधी सी बात है, मान लो कोई पर्सन, मान लो गांधी जी हैं, ठीक है, गांधी जी हैं। अब मान लो गांधी जी की, ऑफ कोर्स गांधी जी की पिक्चर है, गांधी जी की कैसे दिखते हैं सबको पता है। अब मान लो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर गांधी जी की पिक्चर लगाई जानी है और ये कह के पिक्चर लगा रहे हैं कि भैया वो गांधी जी हैं, लेकिन उसमें हम लोगों ने क्या किया, गांधी जी को चश्मा जो राउंड शेप का होता है, मान लो आपने गांधी जी के चश्मे को जो है ऐसे स्क्वायर शेप में कर दिया। तो क्या आपको लगता है कंट्रोवर्सी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कि अरे उनका चश्मा तो गोल हुआ करता था, आपने तो स्क्वायर कर दिया, रेक्टेंगुलर कर दिया। तो अगर आप गांधी जी को गांधी जी बोल के लगा रहे हो तो भैया फिर रियल पिक्चर लगाओ ना, उसके अंदर मॉडिफिकेशन क्यों कर रहे हो? ये तो ऑल्ट्रेशन हो गई ना। तो यही कहा जा रहा है पोजीशन के द्वारा कि जब आप जो है नेशनल एम्बलम लगा रहे हो तो कम से कम वो फोटो भी नेशनल एम्बलम जैसी होनी चाहिए ना। आप उसके अंदर छेड़खानी क्यों कर रहे हो? और अगर आप छेड़खानी कर भी रहे हो तो फिर उसे नेशनल एम्बलम क्यों बोल रहे हो? तो उसकी पिक्चर ही चेंज हो गई,
है ना। तो अगर मान लो मेरी पिक्चर है, मेरी पिक्चर के ऊपर फेस किसी और का लगा दिया और बाकी बॉडी मेरी है, और आप ये बोलोगे कि अरे ये तो सितेंद्र चौधरी की पिक्चर है, नहीं है ना भैया, अलग है ना वो। तो ये कह रहे हैं अपोजिशन वाले कि ये एम्बलम जो है ये हमारी उसके साथ छेड़खानी है, हमारे नेशनल एम्बलम के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो नया वाला एम्बलम लगाया जा रहा है इसमें देखने में ऐसा लग रहा है कि जो ये लायंस के जो फेस है वो काफी अग्रेसिव है, अग्रेसिव नजर आ रहा है, जबकि ये वाला अगर देखोगे इसमें बिल्कुल भी अग्रेशन नहीं है, ये एकदम बिल्कुल पीसफुल लग रहा है, काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है। नए वाला जो है थोड़ा सा अग्रेसिव लग रहा है। उन नए वाले के जो है दांत वगैरह भी काफी निकाल दिए इन्होंने इस तरह से, और पंजे वगैरह भी काफी स्ट्रॉन्ग बना दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए अलग अलग रीजन हो सकता है, सरकार का ऐसा लग रहा होगा कि इंडिया की जो है अग्रेसिव इमेज, मे बी असर्टिव इमेज हम लोग शो करना चाहते हैं, तो दैट कुड बी वन रीजन। तो अपने अपने यहाँ पे जो है दोनों चीजें हैं आर्गुमेंट। आप किसको सपोर्ट करते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको लगता है कि ये छेड़खानी नहीं होनी चाहिए थी? हालांकि सरकार थोड़ी ना बोलेगी छेड़खानी हुई है, लेकिन वो सरेआम पिक्चर में दिख ही रहा है। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको ऐसा लगता है कि हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम अपनी नई इमेज दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया के सामने, अग्रेसिव इमेज, असर्टिव इमेज, इंडिया सुपर पावर बनने की तरफ जा रहा है, तो वो भी एक सिंबल यहाँ पे एक्चुअली हो सकता है। ठीक है, अगर नेशनल एम्बलम की बात करें तो ये जो है लायन थ्री जो है कैपिटल ऑफ अशोका से हम लोगों ने लिया है, और सत्यमेव जयते जो है इसके ऊपर लिखा गया है, तो ये हमारा मोटो है ऑफ कोर्स, सत्यमेव जयते। और इसको अडॉप्ट किया गया था स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया इन ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, स्टेट एम्बलम इज अडॉप्शन फ्रॉम द सारनाथ, ये जो लायन है वो सारनाथ से लिए गए हैं, क्योंकि ऐसे कई सारे और भी कैपिटल हैं जो अशोका ने बनवाए थे, लेकिन सारनाथ वाले को हम लोगों ने यहाँ पे लिया है। आप मुझे बता सकते हो क्या कमेंट सेक्शन में कि सारनाथ वाले को ही हमने क्यों चूज किया? दूसरे एम्बलम भी थे अशोका के, बहुत सारे थे, और जो कैपिटल्स थी एडिक्ट उन्होंने बनवाए थे, इसी को क्यों चूज किया है? कुछ खास कारण तो होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। यहाँ पे है क्या? यहाँ पे जो है बैक टू बैक एक्चुअली 4 लाइन होते हैं, लेकिन हमें 3 ही दिखाई देते हैं, एक इनकी बैक साइड में होता है। और क्या होता है, ये एक एबकस के ऊपर जुड़ा हुआ है, सिंगल रॉक कट है, एक ही रॉक से बनाया गया है, सैंडस्टोन का इसमें यूज किया गया है। ठीक है, और कहता है द कैपिटल इज क्राउंड बाय द व्हील, है ना, व्हील इसके नीचे आपको नजर आता है, ये वाला देखिए, इट इज क्राउंड बाय द व्हील। और यहाँ पे आपको कुछ दूसरे एनिमल्स भी नजर आते हैं। ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एक बुल आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे ये हॉर्स आपको नजर आ रहा होगा। तो इस तरह के कई सारे एनिमल भी जो है यहाँ पे हैं, बुल है, लायन है, हॉर्स है, एलिफेंट है, वो जो दूसरी साइड में है, जो सामने से दिखाई नहीं देते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इनका क्या क्या मतलब होता है। बुल का मतलब हार्ड वर्किंग, हॉर्स मतलब लॉयल्टी, स्पीड, एनर्जी। ठीक है, सत्यमेव जयते ये हम लोगों ने जो है मुंडका उपनिषद से लिया है, यूपीएससी में ऑलरेडी मेरे ख्याल से 2014 में आया था या 2015 में सवाल आया था कि जो सत्यमेव जयते हम लोगों ने कौन से उपनिषद से लिया गया है, मुंडका उपनिषद। ठीक है, इंडिया, मुझे याद है उस साल इंडिया ईयर बुक में पहले ही पेज के अंदर ये दिया हुआ था, मुंडका उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया है, और यूपीएससी ने वहीं से सवाल पूछ लिया, और मोस्टली बच्चे अनफॉर्चुनेटली गलत भी करके आए थे। खैर, इसके अंदर 24 स्पोक्स होते हैं अशोक चक्र के अंदर, है ना, 24 स्पोक्स होते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल है वो कहता है इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इंडियाज पुअर नेग्लिजिबल। तो सीतारमन जी का ये कहना है कि भैया कोविड-19 के समय में सरकार ने जो भी स्टेप लिए हैं उसकी वजह से इंडिया में पॉवर्टी नहीं बढ़ी है। अगर हम लोग यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट के डेटा के हिसाब से जाएं तो इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया, कमेंडेबल काम किया है, बेसिकली ऐसा इनका कहना है। तो यूएनडीपी क्या है थोड़ा सा इसलिए हमें पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, 1990s में इसको डेवलप किया गया था। इंडिया के बहुत जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं अमर्त्य सेन जी, और पाकिस्तान के बहुत जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं महबूब उल हक, नोबेल लॉरिएट भी हैं दोनों ही। तो इन्होंने मिलजुल के जो है एक नया इंडेक्स बनाया था, जिसे जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट के प्रोग्राम के अंदर फिर उसको प्रपोज किया गया, और जिसे आज हम लोग जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, या वो जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इशू की जाती है, राइट। तो एक तो छोटा सा ये ट्रिविया था, इसकी छोटी सी न्यूज थी। तो 1965 में इसको बेसिकली डेवलप किया गया था, और न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है यूएनडीपी का, और इसके अंदर जो भी फंडिंग होती है वो कंप्लीटली इसके मेंबर कंट्री के द्वारा दिया जाता है, तो कोई सेपरेट इसका खास बजट होता नहीं है। तो ये करता क्या है, यूएनडीपी प्रोवाइड्स एक्सपर्ट एडवाइस, ट्रेनिंग एंड ग्रांट टू सपोर्ट द डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो यूएनडीपी जो है एक इंडेक्स इशू करती है, एक रिपोर्ट इशू करती है, जिसका नाम होता है एचडीआर। ठीक है, उस एचडीआर के अंदर एक इंडेक्स होता है जिसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स।
इसके अंदर 3 डायमेंशन होती हैं, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड आप ये समझ लीजिए कि ये जो है वो पर कैपिटा इनकम की यहाँ पे बात कर रहा है, नेशनल इनकम की बात कर रहा है। हेल्थ मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। एजुकेशन में 2 पैरामीटर होते हैं, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और लिविंग स्टैंडर्ड में जो है ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा होती है। इनके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि किसी भी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट कैसी है, प्लस है, माइनस है, ऊपर है, नीचे है, ऑल दैट। देखिए डेवलपमेंट और ग्रोथ ये 2 अलग चीजें होती हैं। ग्रोथ के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक इंडेक्स होता है जिसे हम लोग कहते हैं जीडीपी। जीडीपी ग्रोथ को मेजर करती है, जीडीपी डेवलपमेंट को मेजर नहीं करती है, क्योंकि जीडीपी सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में बात करती है, ओनली पैसा, आउटकम, ग्रोथ, मनी, है ना। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो हेल्थ की बात भी करता है, वो वीमेन एम्पावरमेंट की बात भी करता है, वो एम्प्लॉयमेंट की बात भी करता है, वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करता है, वो एजुकेशन की भी बाट करता है, राइट। बहुत सारी चीजों के बारे में बात करता है। तो जो जीडीपी के अंदर जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए HDR को लॉन्च किया गया था 1990s में, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड दिस इंडेक्स। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इंडेक्स हैं, जेंडर पैरिटी इंडेक्स है, मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, कई सारे इंडेक्स हैं। आपको हर इंडेक्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सेंटर हैज नो न्यू डेटा ऑन द चाइल्ड लेबर। तो बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर यह सवाल पूछा गया मिस्टर राजीजू से कि भैया बताइए इंडिया में कितनी चाइल्ड लेबर हैं, कितने बच्चे जो है वो चाइल्ड लेबर काम कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि माई बाप मेरे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है। मतलब सरकार के पास कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जिसे ये पता चल जाए इंडिया में कितने बच्चे एज अ चाइल्ड लेबर काम कर रहे हैं। ओके, देखिए पहले हमारे पास जो है एक प्रोजेक्ट हुआ करता था जिसे कहते थे नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट। सरकार ने क्या किया, 2016 में इसको मर्ज कर दिया समग्र शिक्षा अभियान के अंदर में। तो दोनों को मर्ज कर दिया। अब बात यह है कि मर्ज करने के बाद इन्होंने कोई ऐसा सर्वे किया ही नहीं जिससे पता चल जाए चाइल्ड लेबर कितनी है। तो बेसिकली अभी 2022 में हमारे पास जो डेटा है ना वो 2011 का डेटा है, पिछले लास्ट सेंसस में हुआ था। तो भैया 10 साल से हमारी सरकार को पता ही नहीं कि हमारे यहाँ पे कितनी चाइल्ड लेबर है। हालांकि हमारे पास जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड द रेगुलेशन एक्ट है 1996 जो बात करता है कि सरकार को पता होना चाहिए, लेकिन सरकार कह रही है कि अभी मुझे नहीं पता, फ्यूचर में क्या एक्शन लेंगे वो भी सरकार ने कुछ यहाँ पे नहीं बताया है। कुछ एनजीओ वगैरह हैं जैसे बचपन बचाओ आंदोलन, एड डी एक्शन, चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन, प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर, ठीक है, सेव द चिल्ड्रन, SOS चिल्ड्रन, ये कुछ ऐसे एनजीओज हैं जो लगातार टाइम टू टाइम सर्वे वगैरह करते रहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके पास भी कोई प्रॉपर असेसमेंट का तरीका नहीं है। यार एनजीओ के पास गवर्नमेंट की मशीनरी थोड़ी होती है, वो तो बस अंदाजा ही लगा सकते हैं थोड़ा बहुत। तो ये एनजीओ के बारे में थोड़ा आपको नाम पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है that which of the following NGO is related to child labor and the child welfare। तो बाकी तो आपको समझ में आ जाएगा, ये समझ में नहीं आएगा। एड डी एट एक्शन, तो थोड़ा आपको ये पता होना चाहिए, एड एट एक्शन। ओके, चलिए तो चाइल्ड लेबर के बारे में थोड़ा आपको बताता चलता हूं कि जो हमारे पास 1986 वाला चाइल्ड लेबर एक्ट है वो बात करता है कि 14 साल से जो भी बच्चे कम होते हैं वो किसी भी फिजिकल लेबोरियस एक्टिविटी के अंदर काम नहीं करेंगे, तो उस केस में चाइल्ड लेबर को बैन कर दिया गया है। ठीक है, काफी स्ट्रिक्ट जो है पनिशमेंट आपको दी जाएगी। जो एम्प्लॉयर होते हैं बेसिकली जो काम करवाते हैं बच्चों से, ठीक है, स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत काम आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या इंडिया में चाइल्ड लेबर के ऊपर ब्लैंकेट बैन है? नहीं, ब्लैंकेट बैन नहीं है। ठीक है, कुछ खास कंडीशन में किया जा सकता है। अगर वो बहुत हार्श नहीं है तो करवाया जा सकता है। अगर आपकी एजुकेशन इंपैक्ट नहीं हो रही है तो भी करवाया जा सकता है। हाँ, अगर आप स्कूल में नहीं जा रहे हो, सिर्फ लेबर करवाए जा रहे हो, दैट इज वेरी इलीगल। ओके, और थोड़ा बहुत आगे देख सकते हैं कि जो है दिस अलाउज, देखिए यहाँ लिखा हुआ ना यहाँ पे, ये दिस अलाउज द वर्किंग चिल्ड्रन टू लर्न देयर ट्रेडिशनल स्किल्स, है ना। तो जैसे किसी के पेरेंट्स को कोई स्किल होता है, कोई कुछ सामान बनाते हैं, कोई बाल काटते हैं, कोई म्यूजिशियन है, कोई पेंटर है, कुछ भी हो सकता है ना। तो उस केस में अपने जो फैमिली के जो ट्रेडिशनल स्किल होते हैं डेफिनेटली बच्चे वो सीख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। उसके अलावा हमारे यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हैं जो आप, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि स्लेवरी प्रैक्टिस वो सब नहीं होना चाहिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए बच्चे यूज नहीं होने चाहिए, पोर्नोग्राफी के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह के लिए, वो तो सब ऑब्वियस सी बात है। अब ये तो लिखेगा ही कानून में ना। हाँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में क्या है, हमारा आर्टिकल 23 है, आपको याद होना चाहिए। आर्टिकल 24 भी इसी के बारे में बात करता है।
आर्टिकल 39 बात करता है जो कि हमारा डीपीएसपी है। मनरेगा के अंदर जो है हम लोग काफी सारी चीजें की जाती हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है। मिड डे मील है। उसके अलावा हमारे जो है कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी हैं, जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन नंबर 183, 138, 182 जो 2017 के अंदर पास हुआ था, वो भी चाइल्ड लेबर के बारे में बात करते हैं कि हजार्डियस ऑक्यूपेशन बच्चों का नहीं होना चाहिए। नॉर्मल ऑक्यूपेशन हो सकता है, हजार्डियस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपके मेंस के लिए आपको काम आता है ये। अ न्यू जुडिशियल डिवाइस फॉर द कंप्लीट जस्टिस। देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये जो कलेश्वरम राज जी हैं, रेगुलर द हिंदू में आर्टिकल लिखते हैं ये, और ये सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी हैं। बट मोस्टली क्या रहता है, इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो काफी बायस्ड सा रहता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ बायस्ड ना किया जाए। कुछ देखिए, हमारा जो पर्पस होता है ना, हमारा पर्पस ओपिनियन लेना नहीं है। कई ऐसे बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारा पर्पस ओपिनियन लेना है, नहीं, हमारा पर्पस होता है आइडियाज लेना। ठीक है, आइडियाज लेना। जैसे मान लो चिदम्बरम साहब हैं, हम मान लो चिदम्बरम जी ने जो है कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, तो सीधी सी बात है भैया, वो कांग्रेस की तारीफ तो करेंगे और बीजेपी को गरियाएंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन क्या हम उनके ओपिनियन को लेना चाहिए? नहीं, ओपिनियन को नहीं लेना है। उन्होंने अपने आर्टिकल के अंदर कुछ आइडियाज अगर बताए हैं, आइडियाज को हम लोग कैरी कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। तो यही हमारा पर्पज होता है। तो आज के इस एडिटोरियल में से मैंने कोशिश किया है कि आइडिया कुछ लिए जाएं रादर देन हिज पर्सनल ओपिनियन, वो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बात यह है कि एक एग्जांपल से इन्होंने शुरुआत किया है कि जो मिस्टर जुबेर हैं, जो कि ओल्ट न्यूज, आजकल आपको पता ही है ओल्ट न्यूज एक फैक्ट चेक एक वेबसाइट है, तो उनके एडिटर हैं, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उन्होंने 2018 के अंदर कोई ट्वीट किया था। तो सरकार का कहना है कि मतलब किसी ने उनके खिलाफ एफआईआर करवा दी, तो सरकार का कहना है कि भैया देखो, ये जो इन्होंने एफआईआर करवाई है और इनका जो ट्वीट है वो रिलीजियस फीलिंग को हर्ट करता है, तो इसलिए हम इनको अरेस्ट करेंगे। तो इनके ऊपर लगा दिया गया सेक्शन 295A इंडियन पीनल कोड के तहत, जो बात करता है आउटरेजिंग रिलीजियस फीलिंग के बारे में, है ना। तो अब उन्होंने आपको इंसल्ट किया, रिलीजियस फीलिंग को हर्ट किया। फिर इनके ऊपर लगा दिया गया आर्टिकल सेक्शन 153A ऑफ आईपीसी, काफी न्यूज में रहते हैं दोनों। ये भी बात करता है कि जो रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में रिलीजियस एनिमिटी के बारे में बात करता है। अब ये दोनों सेक्शन लगा दिए मिस्टर जुबेर के ऊपर, उनको अरेस्ट कर लिया गया। मजेदार बात यह है, उनमें से एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दिया। बेल देने के बाद भी वो अभी भी जेल में है। क्यों जेल में है? क्योंकि उनके ऊपर किसी और सेक्शन के तहत एक और एफआईआर करवा दी गई। तो एक एफआईआर में उनको बेल मिल गया, दूसरे एफआईआर में बेल नहीं मिला, तो अभी भी वो जेल में है। दूसरे एफआईआर में बेल मिल जाएगा, सरकार जो है कोई और सेक्शन लगा देगी, उसको फिर जेल में डाल देगी। तो इस आर्टिकल के अंदर यही कहा गया है कि ये जो सरकार के तरीके होते हैं, जो इस तरह से कानून का मिसयूज करते हैं, है ना, एक चीज के बहाने दूसरे बहाने से, ये नहीं होना चाहिए। ये हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और ये हमारी सरकारी मशीनरी का मिसयूज भी है, ये रुकना चाहिए। और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास कई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होती हैं जिनका यूज करके सुप्रीम कोर्ट ये सारे इनजस्टिस को रोक सकता है। ओके, ये इस आर्टिकल के अंदर एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है। तो जो सबसे पावरफुल आर्टिकल की बात कही गई है बार बार, वो कही गई है आर्टिकल 142। पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। आर्टिकल 142 कहता है कंप्लीट जस्टिस। ध्यान रखना है, सवाल आपसे एग्जाम में आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल टॉक्स अबाउट द कंप्लीट जस्टिस, वो होता है आर्टिकल 142। ओके, याद रहेगा। ओके, Supreme Court of India is regarded as the world's most powerful top court on account of its wide power of judicial review। भैया, अमेरिका के कोर्ट से भी ज्यादा पावरफुल हमारा कोर्ट है। हमारी जो जुडिशियल रिव्यू की जो एरिया है, जो टेरिटरी है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए से भी ज्यादा है, ऐसा कहा गया है। क्योंकि आर्टिकल 32, आर्टिकल 131, आर्टिकल 132, 133, 34, 36 और सबसे ऊपर आर्टिकल 142, ये इतनी ज्यादा पावर दे देते हैं सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कंप्लीट जस्टिस के नाम पे इस तरह के जो भी चीजें हो रही हैं, जैसे मिस्टर जुबेर वाला एग्जांपल है, तीस्ता सैतलवाद वाला एग्जांपल है, जो है मालेगांव वाला एग्जांपल है, ठीक है, जेएनयू वाला एग्जांपल है, तो इस तरह के केस में सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकता है सरकार के खिलाफ। ठीक है, ऐसा इनका कहना है।
तो वही मल्टीपल एफआईआर की बात मैंने आपको बता ही दिया। तो एक एफआईआर के अगर सुप्रीम कोर्ट हटा देता है बेल तो दूसरे में दे दी जाती है ना, ताकि उसका रिलीज ना करे। तो इनका ये कहना है कि देखो हम ये नहीं, सुप्रीम कोर्ट को गरिया नहीं रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला नहीं कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बहुत बार अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाता भी है और सरकार के खिलाफ, एग्जीक्यूटिव के खिलाफ एक्शन लेता भी है। जैसे कोविड-19 की पॉलिसी के केस में लिया, जब सरकार ने ये कहा था कि भैया जो इनको हम लोग सर्टिफिकेट नहीं देंगे कोविड-19 की डेथ वालों को, है ना, वो सब। पैगासस वाले इशू में जो है सरकार के खिलाफ में काफी कड़े एक्शन लिए गए, और भी कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो ये कहना इनका ये है कि हालांकि कुछ केस में सुप्रीम कोर्ट करता है, लेकिन 142 आर्टिकल के अंदर जो पावर दी गई है, ठीक है, वो डेफिनेटली यूज होनी चाहिए उस केस में जब मीडिया को या स्पीच को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो है कर्टेल किया जाता है बाय एग्जीक्यूटिव्स, बाय गवर्नमेंट। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट तो टेम्परेरी होती है, एक आएगी गवर्नमेंट दूसरी जाएगी, लेकिन सिस्टम परमानेंट होता है। और जब सिस्टम में इस तरह के प्रेसिडेंस सेट हो जाते हैं तो आने वाली सरकारें भी पीछे वाले एग्जांपल्स का यूज करके फिर से मिसयूज करती हैं। जैसे आज वाली सरकार पुरानी सरकार का एग्जांपल देती है, पुरानी सरकार उससे पिछली सरकार का एग्जांपल देती है, आने वाली जो सरकारें आएंगी फ्यूचर में 10, 20, 50 सालों में, वो 2020, 22, 15, 16, 10 के एग्जांपल देंगी। देखो उस समय में भी तो ऐसा हुआ था। तो ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये प्रेसिडेंट सेट हो जाते हैं। तो इस तरह कुछ इन्होंने बात कही है यहाँ पे। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन का इनका ये कहना है कि एक तो जो मल्टीपल कंप्लेंट्स होती हैं, सुप्रीम कोर्ट में ध्यान रखना चाहिए कि उन मल्टीपल कंप्लेंट्स को एक साथ टैकल करे। तो ये जो कानून के जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं, इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, कोर्ट को पता चल जाता है शुरुआत में ही कि जो एक्शन इस पर्सन के खिलाफ में लिया गया है वो विंडिकेटिव एक्शन है, वो बदले की भावना से लिया गया है, तो उस केस को उसी समय रफा दफा कर देना चाहिए। एक दिन के लिए भी उसको एंटरटेन नहीं करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो जैसे अब मिस्टर जुबेर को कई दिनों से जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, अभी उनकी कस्टडी 14 दिन और एक्सटेंड हो गई। तो इनका कहना है कि भैया जब सुप्रीम कोर्ट को पता है कि सरकार का मेन मोटिव ही इनको हरास करना है, तो आप उस केस को क्यों एंटरटेन कर रहे हो? नहीं होना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि अभी समय आ गया है एक नए जुडिशियल एक्टिविज्म का। इंडिया में जब पीआईएल का पैटर्न स्टार्ट हुआ था 1980s में, तो उस समय जुडिशरी काफी एक्टिव हो गई थी। इमरजेंसी के बाद जो है जुडिशरी काफी एक्टिव हो गई थी। तो इनका कहना है कि अभी चीजें समाज में ऐसी हो रही हैं कि दोबारा से जुडिशियल एक्टिविज्म की रिक्वायरमेंट है। जुडिशरी को काफी असर्टिव होना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी और अच्छे तरीके से निभानी पड़ेगी। नो डाउट अभी अच्छे से निभा रहा है, लेकिन और बढ़िया तरीके से कर सकता है, ये इन्होंने कहा है। तो इनका कहना है कि भैया चैलेंजिंग टाइम्स हैं, समय बदल रहा है, जो डीकॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है, रूल ऑफ लॉ का मिसयूज हो रहा है, वो सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस आर्टिकल की पूरी ये बात थी। यहाँ से हम लोग जो है मेंस के लिए भी जो है क्वेश्चन लिख सकते हैं, जैसे रूल ऑफ लॉ इज बीइंग turned into rule by law by rule of law is being turned into rule by law by government or by executives which must be addressed by Supreme Court comment, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है हम लोग 150 वर्ड्स में लिख सकते हैं एंड 10 मार्क्स। इस आर्टिकल से मोस्टली क्वेश्चन हैंडल हो जाएगा, ठीक है। रूल बाय लॉ आपको बताया ना अभी कि सरकार जो है अलग अलग एफआईआर वगैरह करवा देती है, तो इट इज रूल बाय लॉ, ठीक है। रूल ऑफ लॉ मतलब रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का, कानून का, वो सब चीजें। तो सरकार इसका मिसयूज कर रही है, एग्जीक्यूटिव इसका मिसयूज कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को उसको एड्रेस करना चाहिए। तो ये पूरे का पूरा क्वेश्चन था। दो सवाल आपसे यहाँ से बनाए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्वालिफिकेशन ऑफ बीइंग द जज। तो जज की क्वालिफिकेशन के लिए क्या नहीं होना चाहिए? ये वाला। Who can remove the judge of the Supreme Court? तो ओनली दो सिंपल से क्वेश्चन पूछे हैं। आई होप आप नीचे जाके जो है आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में। कुछ एडिशनल आर्टिकल मैं आपके लिए लाया हूं, जैसे इंडिया ब्राजील नेवी, वैसे कुछ खास कंक्रीट इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दमदार लगी नहीं। मीडिएशन बिल ये थोड़ा पढ़ सकते हो, क्योंकि अभी ये बिल है
कानून नहीं बना है तो इसलिए मैंने इसको करवाया नहीं, कानून बनता तो आपको इसको जरूर करवाता। बट ठीक है, अपनी एक छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए आप देख सकते हो मीडिएशन क्या होता है, वो सारी चीजें। क्रिएट मोर जॉब, रिवैम्प एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर एनालिसिस वगैरह सुनते हो तो इसके अंदर आपको कुछ भी नया नहीं मिलेगा, वही सारी घुमा फिरा के घिसी पिटी पुरानी चीजें हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हो, अभी न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया है थोड़े समय पहले ही, तो फिर डेफिनेटली आप इसको पढ़ सकते हो, राइट। ये थोड़ा आप देख सकते हो आईटी रूल्स वगैरह का, ट्विटर वगैरह का जो चल रहा है ना, फ्री स्पीच और वो सारी चीजें। क्योंकि सरकार कई बार क्या करती है, ट्विटर को फोर्सफुली बोलती है कि आप भैया इनके अकाउंट सस्पेंड कर दो, ब्लॉक कर दो, तो उसके केस में बेसिकली अभी ट्विटर ने एक्शन लिया है, तो वो इसके बारे में बात कर रहा था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, मेरे ख्याल से सारे आर्टिकल हमारे कवर हो गए हैं, राइट। तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने जो आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं कमेंट सेक्शन में उसको दें। कल बात करेंगे नई एनालिसिस के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ और नए एनालिसिस के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।